हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का रियल नंबर के इस रैपिड रिवीजन में। आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है ये मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए होने वाली है। और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को अपने, चाहे ये मिड टर्म हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सभी में देखने के लिए मिलेंगे गारंटी के साथ। और आज इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन में मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की, और बहुत ही बढ़िया तरीका जो कभी भी आपका आंसर गलत ही नहीं होने देगा। और जो वर्ड प्रॉब्लम आती है एलसीएम और एचसीएफ की, जहां आपको समझ ही नहीं आता कि पता कैसे लगाना है, एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ, आज ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कभी भी जिंदगी में उलझोगे ही नहीं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये धमाकेदार चैप्टर रियल नंबर, जिसकी वेटेज 5 से 6 नंबर होने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सचिन और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आज रियल नंबर का रैपिड रिवीजन। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस रैपिड रिवीजन में हम लोग आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपको अपने मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो, उसमें काम आएंगे ही आएंगे। एज इट इज कॉन्सेप्ट, एज इट इज क्वेश्चंस आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं गारंटी के साथ इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। और ये सीरीज मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों के लिए चलने वाली है। सभी चैप्टर्स अपलोड किए जाएंगे। बस आपका एक काम होगा, सभी चैप्टर्स को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा रियल नंबर यानी कि पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जानना होगा कि ये बेसिक रियल नंबर का जो मतलब है वो जानना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल एन से, और वो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3। इसमें कभी भी बटे वाले नंबर 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे नंबर नहीं आते। बटे में नहीं खेलेंगे, ठीक है। और ना ही बटे में नहीं है तो पॉइंट में नहीं है, नेगेटिव भी नहीं होता इसमें, और जीरो भी नहीं होता इसमें, ध्यान रखेंगे। -1 -2 नहीं होता इसमें, माइनस वाले नंबर नहीं होते, जीरो नहीं होता इसमें। वहीं पर होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6, इसमें बस एक नंबर जुड़ जाता है, वो होता है हमारा जीरो। सिर्फ जीरो इसमें जोड़ दिया जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर वाले नंबर ही इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करता हूं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में भी बटे वाले नंबर यानी कि डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे ही नंबर आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव एक अलग कैटेगरी होती है, नेगेटिव एक अलग कैटेगरी होती है, और जीरो अपने आप में एक अलग होती है। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव नंबर तो उसमें जीरो कभी इंक्लूड मत करना। कोई बोले नेगेटिव नंबर, उसमें भी मेरे लाल कभी भी जीरो को इंक्लूड मत करना, ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और जो क्यू से जब हम डिनोट करते हैं, ये इस वाली फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है कि बटे वाली फॉर्म रहती है ये। अब इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, सब कुछ आ जाता है इसमें। इसमें बस वो नंबर नहीं आते जो कि पॉइंट में नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। वो वाले कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं इररेशनल नंबर, तो जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जो नंबर बटे में हो गया वो रैशनल बन गया, जो बटे में नहीं है वो क्या है, जो बटे में नहीं है इररेशनल नंबर है। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है सभी लोगों को, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस दिक्कत के बारे में। लोग सोचते हैं कि पाई बराबर में 22/7 होता है। अब देखो ये तो बटे में दे रखा है, तो ये तो रैशनल हो गया, और इररेशनल में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है पाई, और ये क्या है, इररेशनल है। ये दोनों बराबर कैसे हो गए, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, इन दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है मेरे लाल। मतलब कि जब इसको सॉल्व करूंगा तो भी 3.14 से स्टार्टिंग होगी, जब इसको लिखूंगा तो भी 3.14 आएगा। इसीलिए हम बोल देते हैं ये दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाएंगे। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मेरे लाल। फिर इसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल, इररेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब कुछ आ जाता है इसमें। क्लियर हो गई बात। अब आओ एक और बात बताता हूं, इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो वो होते हैं अपने इवन नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 27 हो गया, जो 2 से डिवाइड ना हो। फिर इसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों। जैसे कि अगर मैं बात करूं
वन के बारे में, जैसे मैं बात करता हूं वन के बारे में, तो वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रहे इस बात का, ना ही ये है ना ही ये है। टू क्या है, टू के फैक्टर वन और टू है, तो यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन थ्री क्या है, थ्री में भी वन और थ्री दो ही फैक्टर है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन चार क्या है, वन टू और फोर, ये तीन फैक्टर आ गए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बच्चों क्लियर होगी कहानी। तो प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, प्राइम बता दिया जिसके दो फैक्टर हो, कंपोजिट बता दिया जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अच्छा इवन ये देखिए, दो के बारे में बता देता हूं। दो जो है, दो जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, साथ ही प्लस में अकेला ओनली इवन प्राइम नंबर, एक अकेला इवन प्राइम नंबर है ये, ध्यान रखना इस बात का, इवन प्राइम नंबर है ये, अकेला सिर्फ यही होता है। अगर दुनिया में कोई भी एक नंबर पूछा जाए जो इवन भी हो और आप लोगों के पास प्राइम भी हो, तो वो सिर्फ यही नंबर है और कोई नहीं है दुनिया में नंबर। इसके बाद बात करता हूं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दोनों में कॉमन फैक्टर जो होता है सिर्फ आठ हो, सिर्फ एक हो। जैसे कि मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं और आप लोगों को बताता हूं को प्राइम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 है और 9 है, 8 के कॉमन फैक्टर देखो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 9 का देखो 1 है, 3 है और 9 है। ना ही तो 8 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सिर्फ 1, यानी कि सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो भी है क्या, 1। और कभी भी मेरे लाल अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे कि 8 और 9 ये दोनों क्या हो गए मेरे पास, मेरे को प्राइम नंबर हो गए। मेरे लाल बात समझ में आई नहीं आई, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल मुझको बताओ क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर जिनके दो फैक्टर, कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा हो गए। को प्राइम नंबर वो प्राइम है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन सिर्फ एक आना चाहिए, वो है 1। डन हो गई कहानी। तो ये हो गया हमारा बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं यहां पर आप सभी लोगों के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है बच्चों कि कभी भी जिंदगी में कोई भी नंबर मिल जाए तो उस नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ लिख सकते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी नंबर अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से 15 के बारे में, 15 के बारे में बात करूंगा तो देखो इसे तोड़ने का तरीका क्या है। 15 मैंने लिखा, फिर मैंने इसे फैक्टराइजेशन किए। जैसे इसे आप इस तरीके से टेबल करके लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम निकालने की एक विधि 9वीं क्लास में देखी होगी आप लोगों ने, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया। इसको तोड़ा, 15 को 3 से तोड़ा, फिर सबसे छोटे वाले नंबर से करते हैं, 2 से हो नहीं सकता था तो 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर उसके बाद देखो 42 को कैसे किया, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया, फिर 48 को कैसे किया, 48 को 2 से किया, 2 से किया, फिर से 2 से, फिर से 2 से। तो इस तरीके से क्या कह सकता हूं मैं इसको, देखो जरा यहां पर मैं बोल सकता हूं 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मैं 42 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। यही होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम बिल्कुल बेसिक जो है वो यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं बस। देखो 15 क्या है भाई, देखो ना 15 के अगर फैक्टर ढूंढने निकलोगे तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है, तो 2 से ज्यादा है, यानी कि ये कंपोजिट है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लीकेशन। देखो 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। 42 क्या है, 42 के भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, देखो ना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसमें 3 भी हो सकता है, आप लोगों के पास अलग 6 भी हो सकता है, अलग अलग नंबर हो सकते हैं आप लोगों के पास। लेकिन मैं जो यहां पर समझाना चाह रहा हूं वो क्या है कि यहां पर इसको मैं देखो ये भी 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 48 को भी देखो मैंने कैसे लिख दिया, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। वो यही बताना चाहता है आपको, जो बेसिक जो अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम कहती है वो यही कहती है, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो। यही बात मैंने यहां पे करके दिखाई। ये भी कंपोजिट था, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, ये भी कंपोजिट था, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया, ये भी कंपोजिट था, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। अब आगे की बात करते हैं। जैसे 140 को बोला इन्होंने कि इसको ना प्राइम फैक्टर्स में लिखो, तो मैंने 140 को तोड़ा, पहले 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 5 से करा,
फिर 7 से करा, तो यानी कि क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, और 7 की पावर 1, देखो लिख के दिखा दिया। आई बात समझ में या फिर नहीं आई? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे लाल। आइए जरा और आगे की तरफ लेकर के चलता हूं आप लोगों को। ये तो हो गया इसका लिखा हुआ लेखा जोखा, मतलब कि रट्टू तोता वाली हो गई ये स्कीम। बाकी मैंने आप लोगों को यही सेम बात अभी समझाई है। इसको छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि डायग्राम देखो, थ्योरम समझ ली। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से फैक्टर्स, जो अभी हम लोगों ने निकाले थे ना, फैक्टर्स यही वाले होते हैं मेरे लाल। देखो बेटा, देखो 140 को इस तरीके से तोड़ते हुए लिखा ना, यही फैक्टर्स थे इसके। अब देखना बच्चों, जैसे अब मैं 42 को लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको तोड़ तोड़ करके देखो ट्री कैसे बनाऊंगा। मुझे इसका ट्री बनाना है। ट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें शाखाएं निकली हो। तो शाखाएं कैसे निकली होंगी, देखो जरा यहां पर। 42 पहले इसे 2 से करा, जब 2 से करा तो बचेगा क्या, 21। अब हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाला ही आता है। 21 को कैसे तोड़ा, 3 में और 7 में। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा। बात आई समझ में? ऐसे ही मैंने 720 के साथ किया। पहले 2 से किया तो क्या आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 360 यहाँ। फिर 2 से किया, 2 यहाँ आ गया, 180 यहाँ। फिर 2 से किया, 2 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया। फिर 2 से किया, 2 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया। फिर 3 से किया, 3 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया। फिर 3 से किया, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। बस इसी को बोलते हैं हम लोग ट्री डायग्राम ऑफ फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसका मैंने ट्री डायग्राम बना दिया। अब अगर आप लोगों को लगता है कि आपको यह बात समझ में आई है कि किस तरीके से ब्रेक करके तोड़ रहे हैं हम, तो देखो एक सवाल देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को मैंने यहां पर बोला कि यहां पर मुझे बताओ ए बी सी डी, क्या बताना है आप लोगों को कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। जरा ध्यान से देखना मेरी बात को। मैंने क्या बोला यहां पर, देखो ये दोनों 5 हैं, दोनों मिलकर के ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। फिर यहां पे जो भी आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। फिर यहां पे जो भी आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। फिर यहां पे जो भी आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। चलो दिखाता हूं तुम्हें। 5 और 5 25, 25 दिया 75, 75 इंटू में 2 150, 150 इंटू में 2 300। हो गया सॉल्व। बस इतना सा ही तो ध्यान देना है मेरे लाल, इतनी सी ही तो बात को समझना है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगी सारी चीजें। अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई है, यानी कि ये बेसिक फंडा अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं इस चैप्टर की जान, इस चैप्टर की शान। तैयार हो? आ जाओ जरा, आ जाओ जी। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सबसे पहले समझेंगे ये कौन से खेत की मूली है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि मैं आपसे बोलूं 9 और 12 है आपके पास, 9 के फैक्टर लिखो, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 12 के फैक्टर लिखो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, फैक्टर लिख दिए। अब कॉमन फैक्टर देखो, 1 भी है इसमें कॉमन फैक्टर और 3 भी है। अब उसने क्या बोला, हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे बड़का, बड़का बाबू ढूंढना है यहां पर। तो बड़का बाबू कैसे ढूंढोगे? बड़का बाबू ढूंढने का मतलब 1 और 3 में कौन बड़ा? 3 बड़ा, तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से जब आपको एलसीएम निकालना है तो किसका निकालना है? मल्टीपल। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट, सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा, अब देखो यहां पर फैक्टर की बात हो रही थी, मल्टीपल, तो 9 के मल्टीपल लिख देते हैं। 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108। अगर 12 का भी लिखता हूं तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। अब उसने बोला क्या था? मल्टीपल लिख दिए। कॉमन वाले बताओ, तो कॉमन में कौन कौन आ रहा है? कॉमन में आ रहा है भाई 36 भी आ रहा है, कॉमन में और क्या आ रहा है? 72 भी आ रहा है, कॉमन में और क्या आ रहा है? 108 भी आ रहा है। तो यानी कि मैं यहां पर अगर बात करूं आप सभी लोगों से, तो उन्होंने क्या बोला है? लीस्ट। क्या बोला है? मल्टीपल थे, ठीक है, कॉमन निकाल लिया, ठीक है, लेकिन लीस्ट वाला निकालो ना। सबसे छोटा वाला कौन है? 36। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो वो आ गया 3, और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आ गया कितना? 36। यहां पर जो अभी मैंने समझाया है आपको, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। ये क्या थी? यहां पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने यहां पर कोई भी ये नहीं बोला कि इस तरीके से निकालना है, मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया है यहां पर। लेकिन अब मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। तरीका कौन सा है सर? तरीका है मोटू पतलू।
मोटू पतलू की कहानी है यहां पर। और मोटू पतलू की कहानी अगर आपने समझ ली तो आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ मजा बांध देगा भाई। जरा सुनो मेरी बात को। मोटू पतलू में पहले पतलू के पास चलते हैं। पतलू के अपने कुछ नखरे हैं। पतलू कहता है पतलू एक फंक्शन में गया, मोटू पतलू दोनों गए। पतलू से बात की गई। पतलू गया मैं कुछ ना नया नहीं खाता, आई एम वेरी सिलेक्टिव। हाँ, सो मैं ना थोड़ा कम ही खाना खाता हूँ। ओके, और मुझे कुछ नया टेस्ट करने का ना एक्चुअली मन नहीं करता है, प्लीज़। हाँ, सो प्लीज मेरे से थोड़ा सा दूर रहें आप लोग। जो खाता हूँ, जो सब खाएंगे ना, मैं वही खाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ नया टेस्ट तो करूंगा नहीं। ओके, और मुझे ना थोड़ा थोड़ा ही खाना देना प्लीज़। हाँ, कटोरी कटोरी छोटी कटोरी दीजिएगा प्लीज़। हाँ, छोटी कटोरी। हाँ हाँ, थोड़ा। आप लोग सब यही खा रहे हैं, ठीक है। जो जो कॉमन है वही वही दे दीजिए। जो पतलू है वो क्या है? वो एचसीएफ है। पतलू क्या है अपना? पतलू है अपना एचसीएफ। वो कहता है कि जो सब खाएंगे, जो सब में कॉमन है वो खाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, यानी कि छोटी छोटी कटोरी में खाऊंगा। क्या खाऊंगा? जो कॉमन है वो खाऊंगा, छोटी कटोरी में खाऊंगा। जो कॉमन है वो खाऊंगा और छोटी कटोरी में। वहीं पर हमारा मोटू के बारे में बात कर लेते हैं। मोटू क्या है? मोटू कहता है जो आवे सो राजी जावे। भूखा भूखा पेट पहुंचा है घर पे या फंक्शन में पहुंच गया, तो कह रहा क्या है फंक्शन में खाने के लिए? कह रहा सब्जियां बहुत सारी हैं, सारी ले आओ। क्या कह रहा है? जो है सब ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है, जो है सब दे दो। वो कहता है छोटी कटोरी में दूं, बड़ी कटोरी में? बड़ी बड़ी कटोरी में दो, सारी वैरायटी ले आओ और बड़ी बड़ी कटोरी में दो। बोला अजीब है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? एलसीएम। सर ये कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी एचसीएफ क्या था अपना? पतलू। पतलू क्या कह रहा था? जो सब खाएंगे वही खाऊंगा और छोटी छोटी कटोरी में खाऊंगा, यानी कि जो सब में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? यहां पर एक्स भी है यहां पर और वाई भी है। छोटी छोटी कटोरी यानी कि छोटी छोटी पावर। एक्स की छोटी पावर कितनी है? 2। वाई की छोटी पावर कितनी है? 2। ये क्या कह रहा था अपना एलसीएम? एलसीएम कह रहा था कि जो भी है सब ले आओ, यानी कि वैरायटी क्या क्या है? वैरायटी में तो सर एक्स भी है और वाई भी है। बड़ी बड़ी कटोरी लाओ। बड़ी कटोरी मतलब बड़ी बड़ी पावर, यानी कि एक्स की बड़ी पावर कितनी है? 3, और वाई की बड़ी पावर कितनी है? 3। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। यहां पर देखो, एचसीएफ के लिए क्या चाहिए? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। छोटी छोटी कटोरी, छोटी छोटी कटोरी, यानी कि एक्स की पावर छोटी कटोरी यानी कि 2, वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है जो सब कुछ ले आओ, यानी कि एक्स भी ले आओ, वाई भी ले आओ, जेड भी ले आओ, बड़ी बड़ी कटोरी। बड़ी बड़ी पावर लिख दो, यानी कि इसकी 4 लिख दी, इसकी 3 लिख दी और इसकी भी 3 लिख दी। ये मेरा एलसीएम हो गया। समझ में आई कहानी? तो जो हमारा एचसीएफ है वो है हमारा पतलू, सेंसिटिव, कम खाना खाता है। जो सब खाएंगे वही खाएगा और कॉमन वाला ही खाएगा छोटी कटोरी में। मोटू सब कुछ खाएगा, सारी वैरायटी खाएगा और बड़ी कटोरी में खाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यही है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को कभी भी एलसीएम और एचसीएफ मिलेगा, आप यही कॉन्सेप्ट लगवाना, कभी आंसर गलत ही नहीं होगा। आइए जरा, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा ये यहां पर ऑफिशियली बताया गया है कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, तो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी इन दोनों के एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर अभी मैं सवाल भी आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को बात समझ में भी आ जाए। हैंड टू हैंड बात समझाता हुआ चलूंगा आप लोगों को। आइए जरा, तो यहां पर पूछा गया है आप लोगों से कि 12, 15, 21 नंबर्स में दे दिया। अब कह रहे हैं एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। सर अभी अभी तो आपने हमें एलसीएम भी समझाया और एचसीएफ भी समझाया मोटू और पतलू से, तो मैंने कहा आओ ना फिर मोटू और पतलू की मदद लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 15 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। छोटी कटोरी, कॉमन खाएगा और छोटी कटोरी में 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है? 1 है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? 3। एलसीएम बोलता है जो आवे सो राजी जावे, यानी कि 2 को भी आने दो, 3 को भी आने दो, 5 को भी आने दो और 7 को भी आने दो। अब पूछता है इनकी बड़ी बड़ी कटोरी में चाहिए। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 है। ये भी कितना है? 1 है। यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, 3, 5 और 7, ठीक है। यानी कि आपके पास आ जाएगा 12 इंटू में
35। अब ये मल्टीप्लाई करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, तो आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर एक मैंने छोटा सा सवाल लिखा है आप लोगों के पास। इस सवाल में भी 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, x माइनस वाई पूछ लिया है। तो ये आप लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क में। आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना जरूर इसके बारे में कि आप लोगों को इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, डन है। चलो यहां पर देखते हैं वही वाला सवाल जो मैंने अभी आपको बताया था। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी अगर आपके पास a और b दो नंबर दे रखे हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आएगी जब उन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो या उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हमेशा क्या आते हैं भाई, बराबर। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों के पास क्या दिया गया है, ये दो नंबर हैं, इसको a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आप लोगों को दे रखा है। तो यानी कि a और b आपको पता है, एचसीएफ आपको पता है, आपको निकालना है क्या, एलसीएम। तो आपने क्या करा, a और b की मल्टीप्लाई यहां पे कर दी, एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो एचसीएफ को अगर डिवाइड में, एचसीएफ कितना था, 9 था, डिवाइड में आ गया, डिवाइड कर दिया तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसे कट करोगे तो 657 इंटू में 34। तो अब ये आपको कहां पे बताना है, अगेन कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, आप लोग भी काम करते चलो मेरे साथ साथ। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है, रिपीटेड है तो पूछा जाएगा। ठीक है। अब एक सबसे जरूरी बात, आप लोगों के पास ये पूछा जाएगा कि ये जो दिया हुआ नंबर है क्या ये 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैं बता देता हूं आप लोगों को, कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, 6 की पावर n में भी पूछ सकता है, 12 की पावर n भी पूछ सकता है, 8 की पावर n भी पूछ सकता है, 4 की पावर n भी पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 देन, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा मेरी जान, तो यहां पर कितना आ जाएगा, उसके फैक्टर्स में 2 और 5। मेरे लाल जरा ध्यान से सुनो, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल ध्यान से सुनो। कभी भी कोई भी नंबर 0 के साथ अगर एंड हो रहा है तो वहां पर फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने की मां कसम है, दोनों होने की मां कसम है। अगर दोनों में से एक भी होता है तो नहीं आएगा 0, 2 और 5 दोनों चाहिए। अब 6 का फैक्टराइजेशन करो, 2 और 3 आ रहा है, 8 का करो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 12 का करो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3। ठीक है, 4 का करो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 और 5 दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ना ही कभी भी 8 की पावर n 0 के साथ एंड होगा, 12 की पावर एंड कभी नहीं होगा, 4 की पावर n कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और ये भी कभी नहीं, 6 की पावर n भी कभी नहीं। आई बात समझ में, क्योंकि यहां पर 2 और 5 दोनों नहीं है। डन है। चलो एक और बड़ा बढ़िया सा सवाल आता है कि इस तरीके से लिख दिया जाता है और वो बोलते हैं आपसे कि आप ये बताइए कि ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, एक बात बताइए। जब वहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आप लोगों को निकलते हुए दिख जाए, कितने, 2 से ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। मुझे पता है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 दे रखा है, इन दोनों में से 13 बाहर निकाल सकता हूं, तो एक तो ये आ गया बाहर, 13 बाहर आ गया। अब 7 इंटू में 11, ये बाहर निकल चुका तो 1 आ गया, ये भी निकल चुका 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे 77 आ गया। इसमें फैक्टर देखो 11 भी है, इसमें 7 भी है, और ये कितना है, 13 है। यहीं से दिख रहे हैं आपको ये 3, तो 2 से तो ज्यादा यहीं हो गई है और 1 तो हो गई इनमें, तो यहीं देखने पर ही पता चल रहा है 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है। और बिल्कुल सेम काम हम इस वाले में भी करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में दे रखा है 5, दोनों में से 5 कॉमन निकाल लिया, यहां पर आ गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया जी। फिर इसके बाद आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर प्लस में 1 दे रखा है, इसको सॉल्व करने पर ही आ रहा है। 2 फैक्टर तो यहीं पर दिख रहे हैं और इनका फिर एक फैक्टर 1 भी होगा, तो 3 फैक्टर दिख गए या नहीं दिख गए आपको। तो यानी कि जब ये 3 फैक्टर आपको दिख ही रहे हैं यहां पर, तो ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में। ऐसा हमेशा होगा, कभी भी सवाल दे रखा होगा, कोई भी एक नंबर ना कॉमन निकल जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके ले आओगे, 2 तो यहीं लिखे होंगे और एक 1 होगा, तो 3 तो हर बार निकलेंगे ही निकलेंगे। इसीलिए ये क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। मेरे लाल बात समझ में आ गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए सबसे जरूरी पार्ट इसका, इस पूरे चैप्टर का, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा आज मैं आप लोगों को, ऐसी ट्रिक बता दूंगा, मजा बांध दोगे आप लोग, मतलब मजा बांध दोगे आप लोग, मजा आ जाएगा आप लोगों को, कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आंसर निकलेगा।
और उस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आती है आपके पास एक और प्रॉब्लम। वो एक और प्रॉब्लम है √2 को बताना कि ये इररेशनल है या नहीं है। तो मैं बता देता हूं किस तरीके से इररेशनल है ये। आपको बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। 3 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में, ध्यान रखना। क्या तरीका होगा, हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम कैसे लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू में a अपॉन में b। ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर के नाम पर सिर्फ 1 आता है। मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहां पर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये a² अपॉन में b² हो जाएगा। b² को यहां पर भेज दूंगा तो 2b² इज इक्वल टू में a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना। मैं इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। 2 अगर इधर जाएगा तो इसका मतलब a² डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। फिर आप ही की किताब में एक थ्योरम है कि अगर कभी भी कोई एक प्राइम नंबर किसी के भी स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, यहां पर देखो ना b का स्क्वायर हो रहा है, a और b दोनों के दोनों इंटीजर नंबर थे। 2 अगर a² को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर पा रहा है, तभी तो यहां पे इंटीजर आ रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए, ये एक इंटीजर है, a² अगर 2 से डिवाइड होकर के एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब a² 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब जब a² 2 डिवाइड कर सकता है a² को, इसका मतलब 2 a को भी डिवाइड कर सकता है। आई बात समझ में, ध्यान से सुनो। अगर 2 a² को डिवाइड कर सकता है तो फिर 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर सकता है। यह आपकी किताब में थ्योरम दी हुई है, आपको बस लेकिन यहां पे इतना ही लिखना है। दिस मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि अगर 2 जो है वो डिवाइड कर पा रहा है a² को, यानी कि 2 डिवाइड कर पा रहा है a को। अगर 2 a को डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि a के अंदर कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर छुपा हुआ है। अगर सोचो ना यार भाई, अगर 2 जो है भाई देखो, अगर ये डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई फैक्टर ऊपर है। इसको अगर ये कोई ए नंबर है, ये 2 है, अगर ये डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं 2 रहा होगा। बात आई समझ में? तो यही काम यहां पर हो रहा है। तो मैंने बोला इसका मतलब ए को मैं लिख सकता हूं कहीं ना कहीं 2 का अंश है उसमें, तो मैं 2c लिख सकता हूं। उसका मतलब उसको ए को डिवाइड कर पा रहा है, 2c लिख दिया। तो यहां पर देखो, अब अगर आप लोगों के पास यहां पर b² इज इक्वल टू में a² डिवाइड बाय 2 था, a को क्या लिख सकता हूं, 2c। तो 2c का स्क्वायर करा कितना आ जाएगा, 4c का स्क्वायर अपॉन में 2 है, कट करा तो कितना आ जाएगा, b² इज इक्वल टू में 2c²। ये आ गया। अब c कोई ना कोई इंटीजर है, अब 2 को मैंने यहां भेज दिया इसके पास। अब पता चला b² डिवाइड हो रहा है 2 से, और फिर से कोई इंटीजर आ रहा है। अरे बाबा रे, इसका मतलब 2 जो है डिवाइड्स b²। देखना जरा, यहां पर मैंने a लिख दिया, वहां पर मुझे क्या लिखना था, यहां पर b²। ठीक है, b² मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के पास। अब 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड करेगा b को भी। समझे कि नहीं समझे? दोबारा बोल रहा हूं, 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी, सॉरी 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2 जो है वो b को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब b के अंदर भी 2 का कोई हिस्सा है। हाँ, यानी कि a के अंदर भी 2 था और b के अंदर भी 2 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, इट मींस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, इनमें कोई और फैक्टर नहीं है कॉमन। ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। तो यानी कि ये गलत हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन एज देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, दस √2 इज नॉट रैशनल, हैंस √2 इज इरैशनल नंबर। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ऐप के अंदर मिल जाएगी। साथ ही में अब आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, तो ये भी मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। बहुत सिंपल है, आप इसको भी रैशनल मानेंगे, a बाय b के अपॉन में रखेंगे, a और b को को प्राइम बोल देंगे और 2 को वहां भेज देंगे, तो एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये रैशनल हो जाएगा ना, a अपॉन मतलब कुछ अपॉन में कुछ दे रखा है तो रैशनल हो गया। तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि √2 क्या होता है अपने पास, इरैशनल होता है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब रूट यानी कि 2 प्लस में √3 इज नॉट रैशनल। हमने रैशनल मान के करा है ना, वो रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो इरैशनल होगा। डन हो गई कहानी। आइए जरा अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं आप लोगों के पास। अब मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को, जो मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा था, वर्ड प्रॉब्लम में आपको 3 स्टेप, मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 स्टेप अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिए, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में जिंदगी में कभी भी अटक ही नहीं सकते आप। पहली बात,
कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन में, कभी भी लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, लोएस्ट, हाईएस्ट कभी भी लिखा हो उसे काट दो, देखो ही मत उसको, कभी कुछ उसकी वैल्यू ही मत करो, छोड़ दो। हैं? हाँ, अभी सवाल कभी करके दिखाऊंगा, रुक जाओ पहले मेरी बात सुन लो, 3 स्टेप सुन लो। दूसरा स्टेप क्या है, अगर दिए हुए नंबर, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं, अगर उनसे छोटा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ होगा वो। कभी भी दिए हुए नंबरों से अगर बड़ा नंबर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में या फिर नहीं आई, बोलो बताओ मुझे। आप लोगों के पास अगर दिए हुए नंबरों में से कोई छोटा नंबर अगर आपको निकालना है, ये नंबर दिए हुए हैं, इनसे छोटा नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगर इनसे बड़ा नंबर निकालना है तो क्या निकलेगा, एलसीएम। और जब कभी भी एचसीएफ निकालने जाओगे ना तो वहां पर रिमाइंडर अगर दे रखा है तो पहले रिमाइंडर माइनस करो, उसके बाद एचसीएफ निकालो। देखो क्या लिखा है मैंने, एचसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर माइनस कर देना, और जब एलसीएम निकालने के लिए बोले तो पहले एलसीएम निकालना फिर रिमाइंडर को जोड़ देना। ऐसा करना है, ऐसा ही करना है। दिखाऊं? आओ जरा दिखाता हूं क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनो। पहली बात मैं दोबारा बता देता हूं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, लोएस्ट, हाईएस्ट पढ़ना ही नहीं है। अगर दिए हुए नंबरों से छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, बड़े नंबर निकालना है तो एलसीएम निकालना है। अगर स्टेप 3, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, अगर आप एचसीएफ निकालने जा रहे हो तो पहले रिमाइंडर को दिए हुए नंबरों में से माइनस करो फिर एचसीएफ निकालो। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर स्टेप 1 की बात करूं तो लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, लोएस्ट, हाईएस्ट कभी भी दिखे कोई बिल्कुल भी हल्के में लेना है इसको। अगर दिए हुए नंबरों में से अगर कोई नंबर दिए हुए हैं आपको, मान लो यहां पर, उनसे छोटा नंबर निकालना है तो एचसीएफ निकालना है हमेशा, उनसे बड़ा नंबर निकालना है तो एलसीएम निकालना है। कभी भी तीसरा स्टेप, कभी भी एचसीएफ निकालने जा रहे हो, नंबर दे रखे हैं कुछ, तो पहले रिमाइंडर को माइनस कर देना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने जा रहे हो तो पहले एलसीएम निकालो फिर रिमाइंडर को उसमें जोड़ देना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं अब आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ये दे रखा है, उन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, तो लार्जेस्ट नंबर तो पढ़ना ही नहीं मुझे, आपको एक नंबर निकालना है जो कि 438 को यानी कि 438 को और 606 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना छोड़ दे, 6 छोड़ दे, दोनों केसेस में। समझ में आई कहानी? तो अब आपको नहीं पता चल रहा है एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। स्टेप 1 कहता है लार्जेस्ट पढ़ना ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ वो नंबर चाहिए जो 438 को यानी कि 438 को 606 को डिवाइड करे, तो इनसे जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए वो इनसे बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। तो छोटा नंबर मतलब एचसीएफ, समझ गए? और अगर एचसीएफ बोल दिया तो पहले क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को माइनस, यही बताया था ना अभी, तो रिमाइंडर माइनस कर दिए, बचा कितना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, ये रे। और एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है जो कॉमन है, कॉमन कितना है आपके पास, 2 भी है और 3 भी है। छोटी कटोरी जो कॉमन खाऊंगा और छोटी कटोरी में खाऊंगा, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3, और 3 की पावर कितनी आ रही है, 1, यानी कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 3 यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 24। निकल गया आपका आंसर। अगर मान लो एलसीएम वाला क्वेश्चन आ जाए तो देखो क्या बोल दिया, लीस्ट पढ़ना ही नहीं है, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड हो जाए 35 से यानी 35 से, 56 से, 91 से। वो कोई बड़ा नंबर होगा ना जो कि इनसे, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, तो कोई बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर देखो सॉल्व करते हैं, पहले तो मुझे पढ़ना ही नहीं, वो नंबर चाहिए जो इन सबसे बड़ा हो, जो इन सबको, इन सबसे डिवाइड हो जाए, यानी कि बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर बोले तो एलसीएम। अब तो 35 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में 7, 56 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 1, 91 को लिख सकते हो 13 इंटू में 7। अब एलसीएम क्या कहता है, सब कुछ ले आओ, यानी कि आ जाओ, 2 को भी ले आओ, 5 को भी ले आओ, 7 को भी ले आओ और 13 को भी ले आओ, और बड़ी बड़ी कटोरी यानी 2 की बड़ी कटोरी कितनी आ जाएगी, 3, बाकी सबकी पावर क्या है, 1 1 1 है। इसको सॉल्व करो और आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कमेंट सेक्शन में आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? अब इसी के साथ एक और चीज सुनो, अब जरा ध्यान से मेरी बात। वो कहते हैं अब आप लोगों से कि ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आखिरी सवाल है वीडियो का। अब आप लोगों से पूछा जाएगा ये वाला, इसका जवाब दो, तो इसका जवाब आप लोग किस तरीके से देंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बेल बजती है 6 मिनट में, एक बेल 12 मिनट में, एक बेल 18 मिनट में, और सब 6 AM पर स्टार्ट होता है कार्यक्रम। अब अगली बार कब तीनों एक साथ बजेंगे, तो अगली बार कब बजेंगे, 6 से बड़ा नंबर ही तो आएगा। सोचो ना, बड़ा नंबर आना है 6 से, जब 6 से बड़ा नंबर आना है तो क्या निकालोगे, एलसीएम। दोबारा क्या निकालोगे, एलसीएम। तो अगर बड़ा नंबर निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो 2 के फैक्टर 6 के कर दिए, 12 के कर दिए, 18 के कर दिए। सारी वैरायटी लिख दो, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो। बड़ी पावर, 2 की बड़ी पावर कितनी है, 2 है,
3 की बड़ी पावर कितनी है आपके पास? 2 है, यानी कितना आ जाएगा? 4 और 9 आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट बाद बजेगी। यानी कि 36 मिनट बाद का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? यानी कि 6:36 पर। एक चीज और, जो मैंने पिछला वाला सवाल करवाया इसमें रिमाइंडर कुछ छूट रहा था, रिमाइंडर इतना था। मैंने आप लोगों को बोला ये जो एलसीएम निकालोगे, जो भी निकालोगे निकाल लेना, उसमें रिमाइंडर जोड़ लेना। कितना? 7। आई बात समझ में? नहीं आई? रिमाइंडर जोड़ लेना, कितना आ जाएगा? 7 आ जाए, ये बात जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर को जोड़ना है, तो जोड़ लेना इसको। आई बात समझ में? तो इसी के साथ मैंने पूरा रियल नंबर आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दिया है, और इससे ज्यादा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी को शिद्दत से 1-2 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, जो सवाल करवाए हैं खुद से करके देख लो, हर एक चीज, हर एक शॉर्ट ट्रिक को सही से समझ लो। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना चाहता है, तो उसके लिए है हमारा क्वेश्चन बैंक। मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों का ही क्वेश्चन बैंक है। प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें मिलेगा आपको वीडियो सोल्यूशन, और वीडियो सोल्यूशन में भी मैं आपको बता दूं, हम बताते हैं वहां पर शॉर्ट ट्रिक, हम बताते हैं वहां पर कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वहां से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। चाहे श्रेया हो, निहारिका हो, चाहे फिर हमारे पास अब्दुल हो, चाहे फिर इरफान हो, चाहे फिर मैं बात करूं अनुज की, इन सभी लोगों के जो मार्क्स आए 95, 96, 94, ये इसी क्वेश्चन बैंक की वजह से आए थे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर भी हम लोगों ने आपको दे रखा है, तो आप वहां पर भी व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर की रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को परचेज करिए और प्रैक्टिस शुरू करिए।